जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पे। महत्वपूर्ण विषय है आपकी संपत्ति का, आपके घर के योग का, जो कुंडली हमें बताती है। कुंडली में जो छुपे हुए संपत्ति और घर के योग होते हैं वो हम कैसे समझ सकते हैं, तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि घर और संपत्ति कुंडली के किस भाव से देखे जाती है या कुंडली में उसका स्थान क्या है। तो देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में घर और संपत्ति विशेष महत्व रखते हैं। घर केवल आपके रहने की जगह नहीं होती, बल्कि वह व्यक्ति के लिए सुरक्षा, आत्मीयता, मानसिक शांति और स्थिरता का आधार होता है। जीवन में सुख सुविधाएं तभी पूरी होती है जब व्यक्ति का जो आश्रय है वो सुरक्षित हो और आरामदायक हो। ज्योतिष शास्त्र में चौथा भाव इन्हीं सुख सुविधाओं का प्रतीक माना गया है। यह भाव हमें बताता है कि व्यक्ति का बचपन कैसा बीता, उसकी माँ के साथ उसका संबंध कैसा रहा, उसको जो मातृत्व प्रेम है वो कैसा मिला है, शिक्षा किस स्तर तक उसकी रहेगी और जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता उसको कितनी मिलेगी। साथ ही यह भाव यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति को घर मिलेगा या नहीं, या उसकी संपत्ति कितनी होगी और किस प्रकार की परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ सकता है। घर का सुख केवल आर्थिक संपन्नता तक सीमित नहीं है, यह मानसिक संतुलन, परिवार में सहयोग और जीवन में आत्मनिर्भरता का आधार है। यदि चौथे भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को आराम, वाहन, जमीन, सुंदर घर, शिक्षा और पारिवारिक सुख मिलता है। यही यदि यह भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति को संघर्ष, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ सकता है। इसलिए कुंडली का सही विश्लेषण कर ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक होता है, ताकि हम जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनसे बच सकें और उचित उपायों से सुख समृद्धि को प्राप्त कर सके। देखिए, ये हो गई हमारा चौथा भाव, जो सूक्ष्म तरीके से नहीं, यह स्थूल तरीके से क्या महत्व रखता है हमारे जीवन में। अब ये समझे कि चौथे भाव का सूक्ष्म विश्लेषण क्या है। चौथा भाव है क्या आपके जीवन का, तो यह है आपके मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ भाव। यह भाव है आपके बचपन का, आपकी माँ के स्वास्थ्य का, साथ ही आपकी माँ के आपके साथ जो रिलेशनशिप है, जो मातृत्व सुख जिसे हम कहते हैं उसका, साथ ही साथ आपके परिवार के सहयोग का और आपकी शिक्षा का और आपकी मानसिक शांति का संकेत होता है यह भाव। यदि चौथा भाव मजबूत हो तो व्यक्ति को समृद्ध बचपन, उच्च शिक्षा, परिवार का समर्थन और जीवन में स्थिरता मिलती है। यदि यह भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, असंतोष, आर्थिक समस्याओं और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव के प्रभाव से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति को किस प्रकार का घर मिलेगा। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बड़ा, सुंदर, आधुनिक और आरामदायक घर मिलने की संभावना रहती है। लेकिन अगर वही अशुभ ग्रहों के प्रभाव पड़ जाए उस भाव पे, तो पुराना, जर्जर या मानसिक अशांति देने वाला घर भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त चौथे भाव की जो दशा है और उस पे होने वाला गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रहों की स्थिति समय समय पर बदलती है और सही समय पर दशा गोचर के अनुसार जो आपकी जन्मकालीन कुंडली में जो योग बन रहे हैं उसके साथ साथ जो दशा और सही गोचर आएगा वो व्यक्ति को संपत्ति प्रदान करता है। अशुभ ग्रहों की अगर दशा होगी तो मानसिक तनाव और संपत्ति की हानि भी संभव हो सकती है। इसलिए चौथा भाव का गहराई से अध्ययन करके जीवन में आने वाली संपत्ति से रिलेटेड, मानसिक शांति से रिलेटेड, आपकी माता से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको समय से आप पहचान सकते हैं और उनके उपाय भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं संपत्ति और घर से जुड़े हुए योगों की। कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि हमें संपत्ति प्राप्त होगी और किस प्रकार से या किस
समय ये संपत्ति प्राप्त होगी। तो देखिए, कुंडली में ना कुछ विशेष योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को संपत्ति और घर दिलाने में मदद करते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि दूसरे, चौथे और 12वें भाव के स्वामी किस स्थान पर स्थित है। यदि यह ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार का सहयोग मिलता है। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन में स्थिरता आती है और घर व संपत्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त यदि चौथे भाव का स्वामी लग्न या 7वें भाव में हो तो बिना किसी विशेष बाधा के घर मिलने का योग बनता है। ग्रहों की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति को जमीन, मकान या अन्य स्थायी संपत्ति प्राप्त बहुत ही आसानी से हो जाती है। वहीं यदि चौथे और 10वें भाव के स्वामियों में परस्पर परिवर्तन हो तो जो जमीन मिलने का योग है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। जो ग्रहों की ताकत होती है वो अगर अच्छी हो तो व्यक्ति को बड़े स्तर की भूमि, यहाँ तक कि राज्य स्तर की संपत्ति मिलने का भी अवसर मिल सकता है। चौथे और छठे भाव के स्वामियों में अगर परस्पर परिवर्तन हो रहा है तो शत्रुओं से भूमि प्राप्ति का योग बनता है। यानी अगर कोई लीगल डिस्प्यूट में या कोई कॉन्फ्लिक्ट में आपकी भूमि फंसी हुई है और ये परिवर्तन आपके चार्ट में है, आपकी कुंडली में है, तो आप उन शत्रुओं पे विजय प्राप्त करके उस भूमि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि चौथे भाव का स्वामी अष्टम में हो या नीच अवस्था में हो तो संपत्ति की हानि भी हो सकती है। जीवन में संघर्ष भी बढ़ सकता है और व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी तरह यदि चौथे भाव का स्वामी सूर्य से प्रभावित होकर नीच अवस्था में हो जाए तो सरकारी आदेशों या अन्य कारणों से भी संपत्ति को नुकसान हो सकता है। इसलिए हर योग का गहराई से अध्ययन कर उचित उपाय करना आवश्यक है ताकि जीवन में ये जो सुख संपत्ति, जो हम ये भाव बोलते हैं कि सुख संपत्ति हमें जीवन में चाहिए होती है, तो ये सुख संपत्ति का संतुलन, इन भावों को संतुलित करके हम बहुत अच्छे से इसको प्रभावशाली बना सकते हैं। जो भी कष्ट आप मानसिक रूप से या संपत्ति को प्राप्त करने में फेस कर रहे हैं, अगर इन भावों को संतुलित कर दिया जाए तो बहुत सारी चीजें स्मूथली जा सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं भावों के बाद कि ग्रहों की स्थिति क्या होती है, ग्रहों की भूमिका संपत्ति के योग में क्या प्रभाव डालती है, तो देखिए, ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे बहुत गहरा असर डालता है। संपत्ति और घर से जुड़े प्रमुख ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो सपोर्टिंग ग्रह होते हैं वो होते हैं आपके शनि और राहु। इनका भी विशेष योगदान इसमें रहता है। चूंकि यदि अगर आपके चौथे भाव में चंद्रमा है और शुक्र का योग उसके साथ बन रहा है तो आप बहुमंजिला भवन यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या आपका जो घर है वो सुंदर वास्तु वाला घर भी हो सकता है। तो यानी चंद्र और शुक्र का ये योग जो है आपको वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी दे सकता है, ये बहुत सुंदर वास्तु वाला या सुंदर दिखने वाला घर दे सकता है। साथ ही साथ जब बृहस्पति का गोचर लग्न चौथे, 8वें या 12वें भाव में होता है तो यह संपत्ति मिलने वाले योग को बढ़ा देता है। एक चीज तो देखिए समझने की जरूरत है कि क्या आपकी जन्मकालीन कुंडली में योग है संपत्ति का। अगर वो योग है तो दशा और बृहस्पति का ये गोचर आपके उस योग को फलित करेगा। साथ ही साथ विशेष रूप से यदि बृहस्पति उच्च अवस्था में है, अपने घर में ही या अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो घर मिलने की संभावना और अधिक प्रबल हो जाती है। वहीं यदि बृहस्पति राहु या शनि से प्रभावित हो तो घर तो मिलता है लेकिन वह पुराना या जर्जर हो सकता है। इसी तरह चौथे भाव में शनि और सूर्य का योग जीवन भर आपको घर की चिंता और मानसिक तनाव का कारण भी बना सकता है। शुक्र का प्रभाव भी संपत्ति से जुड़ा होता है, साथ ही साथ राहु भी जुड़ा होता है। यदि राहु चौथे भाव में हो तो व्यक्ति अपने ही, अगर राहु का जो मैं आपको भाव बता रही हूँ, राहु का चौथे भाव में होना और साथ ही साथ अगर वो अपने नक्षत्र में भी है यानी स्व नक्षत्र में भी है तो भी थोड़ा सा ना ये घर की प्राप्ति में या घर के सुख से आपको वंचित कर सकता है। हो सकता है घर मिले, राहु आपको घर देने का योग भी रखता है लेकिन
जो मानसिक अशांति है वो उसको थोड़ा सा बढ़ा देगा, इल्यूजन को बढ़ा देगा, उससे सेटिस्फैक्शन या जो आपकी डिजायर है उससे रिलेटेड वो कभी खत्म नहीं हो पाएगी। वहीं अगर यहाँ पे केतु का प्रभाव आ जाए तो केतु आपको देगा खेत से रिलेटेड जमीन, जो एम्प्टी प्लॉट्स होते हैं। तो केतु के प्रभाव से, केतु के चौथे भाव के ऊपर अगर प्रभाव है तो खेत की जो खरीदारी है या उसको बेचकर आपके लिए लाभ मिलने की संभावना बनती है। साथ ही चंद्रमा यदि चौथे भाव में हो तो फार्म हाउस मिलने का भी योग बनता है। शुक्र चौथे भाव में हो तो बगीचे वाला सुंदर घर मिलने का संभावना आपके लिए बनती है। उच्च शनि अगर आपकी कुंडली में है, जन्मकालीन कुंडली में, तो वह आपको कई घरों का सुख भी दे सकता है अगर उसका स्वामित्व और उसकी डिग्निटी यानी उसकी जो स्थिति है वो कुंडली में अच्छी हो और वो पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हो। इसी तरह ग्रहों की स्थिति संपत्ति की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए, जैसे हमने चर्चा की कि भाव जितना महत्वपूर्ण है किसी भी तरीके से, जैसे चौथा भाव आपकी संपत्ति का, मानसिक शांति का, आपके मूवेबल एसेट्स का होता है, तो उस भाव के साथ साथ जो ये ग्रह हैं, स्पेशली बृहस्पति ग्रह जो कारक होते हैं आपकी संपत्ति के, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब अगर हम बात करें भाव और आपके ग्रहों के बाद, तो जो दशा और गोचर है उसका प्रभाव उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दशा को हम क्या बोलते हैं? दशा वो है जो वो रिजल्ट लेके आ रही है, या जो आपकी कुंडली में प्रॉमिस है, या जो आपकी कुंडली में योग बन रहा है, उसका परिणाम कब आएगा वो आपको दशा और गोचर बताते हैं, उनका प्रभाव बताते हैं। तो संपत्ति का सुख केवल कुंडली में बने हुए योगों पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि जो ग्रहों की दशा चल रही है या आने वाली है और साथ ही साथ जो गोचर चल रहा है उसके साथ प्रभावित होता है। विशेष रूप से जो बृहस्पति और शुक्र और मंगल की स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मंगल जो होते हैं, मंगल देव आपकी जमीन के कारक होते हैं। भूमिपुत्र कहा जाता है मंगल देव को। तो भूमि पुत्र होना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी मैटर है तो भूमि पुत्र मंगल की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि ये ग्रह यानी मंगल, बृहस्पति, शुक्र केंद्र या त्रिकोण में स्थित है और इनकी महादशा चल रही है तो संपत्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बृहस्पति का गोचर जब लग्न चौथे, आठवें, 12वें भाव में होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यह समय संपत्ति प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और बृहस्पति का उच्च का होना, स्वराशि का होना, मूल त्रिकोण में होना संपत्ति के योग को और मजबूत बना देता है। इसके विपरीत यदि बृहस्पति राहु या शनि से प्रभावित हो जाए तो जैसे मैंने बताया कि वो घर की स्थिति है वो थोड़ी सी पुरानी या जर्जर हो सकती है, पुराना घर आपको मिल सकता है या रीसेल का घर आपको मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं, मतलब आपकी कुंडली में ये जो भाव को अगर यह दृष्ट ग्रह प्रभावित कर रहे हैं चौथे भाव को, तो चाहे आप नया घर लेना चाह रहे हैं, लेकिन नया घर हो सकता है आपको मिले लेकिन वो रीसेल का मिलेगा, तो ये इस तरीके से पुराने या जर्जर घर की स्थिति को दर्शाते हैं। ध्यान रखिए कि हमें हमेशा देश, काल और पात्र को समझना चाहिए जब भी हम कुंडली का विवेचन कर रहे हैं या किसी भाव का विवेचन कर रहे हैं, क्योंकि देश, काल, पात्र के अनुसार जो यूएस का घर होगा या जो इंडिया का घर होगा उन दोनों में ही डिफरेंस होगा। तो मैं अगर पुराने घर की बात कर रही हूँ तो पुराना घर आप ये खुद समझिए कि एक स्थान जो दिल्ली है उसमें पुराना घर कैसा हो सकता है, या एक स्थान जो जयपुर है उसमें पुराना घर कैसा हो सकता है। तो ये जो अंतर है उसका विवेचना हमें खुद करनी होगी, या किसी योग्य ज्योतिष से आप इसका विवेचन करा सकते हैं। इसी तरह यदि चौथे भाव में शनि और सूर्य की युक्ति हो रही हो या दृष्टि हो तो जीवन भर घर की चिंता बनी रह सकती है। चंद्रमा यदि चौथे भाव में हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि फार्म हाउस मिलने का भी योग बनता है। साथ ही साथ जो अभी हमने चर्चा की थी विभिन्न ग्रहों के अनुसार किस तरीके का घर आपको मिल सकता है, तो
ग्रहों की जो स्थिति है और चौथे भाव से जो उसका कनेक्शन है, या चौथे भाव पे दृष्टि होना, चौथे भाव में उसकी पोजीशन होना, या चौथे भाव में किसी और ग्रह के साथ युक्ति होना, आपका घर कैसा होगा उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो देखिए, जो आपका चौथा भाव है, ग्रहों की स्थिति है, साथ ही साथ आपका जो दशा आ रही है या दशा चल रही है और जो गोचर होगा उस दशा के समय, ये आपके घर को, घर के संपत्ति को लेने को, या प्लॉट के लेने को, या मूवेबल असेट चाहे वाहन हो गया, इनको लेने का समय और किस तरीके का वो होगा वो डिसाइड करते हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है जो हमें समझने की जरूरत है, वो है वास्तु पुरुष का होना, या वास्तु पुरुष का क्या प्रभाव होता है संपत्ति लेने में, या संपत्ति से हमें परिणाम कैसे मिलेंगे वो देखने में। तो संपत्ति का सुख केवल ग्रहों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि घर की दिशा और वास्तु शास्त्र का पालन करना भी जीवन में सुख समृद्धि लाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। वास्तु के अनुसार घर पूर्व दिशा में होना चाहिए, लेकिन ये जो दिशाएं होती हैं वो व्यक्ति की जन्म कुंडली से भी विवेचित की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि सब पूर्व दिशा के घर में ही रहे या पूर्व दिशा ही सबके लिए उचित हो, लेकिन जो सबसे आइडियल पोजीशन होती है वो पूर्व दिशा होती है या उत्तर दिशा होती है। बाकी जो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है वो ऊर्जा बताती है कि आपके लिए सबसे सही दिशा वाला घर कौन सा होगा। पूर्व दिशा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी हुई है, यानी जीवन में शुरुआत जो हो रही है वो पूर्व दिशा से हो रही है। तो पूर्व दिशा का घर आपके जीवन में सकारात्मकता या नई चीजें या नई पहचान लेकर आता है। इस घर के वास्तु में ये सबसे जरूरी चीज है जो बहुत बेसिक है। देखिए, वास्तु अपने आप में बहुत वृहद चीज है, बहुत वृहद उसका विवेचन है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, मायने रखती है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें, बहुत बेसिक बात करें, तो अस्पताल या उपचार स्थल पश्चिम दिशा में होना चाहिए ताकि वहां से स्वास्थ्य संबंधित कार्य सुचारू रूप से चल सके। वहीं अगर हम गार्डन की बात करें या बगीचे की बात करें, वो दक्षिण दिशा में होने से जीवन में समृद्धि और शांति का अनुभव होता है। मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि ये एक जनरल चीज है जो हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं। इसमें व्यक्ति की कुंडली, जन्मकालीन कुंडली के ग्रहों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रहती है, और साथ ही साथ जिस प्रकार की आपकी दशा चल रही है। तो कभी भी आप वास्तु के अनुसार दशा अगर देख रहे हैं या आपके स्थान देख रहे हैं कि बेडरूम कौन सा होना चाहिए या बेडरूम में हेडरेस्ट कहाँ होना चाहिए, तो किसी सही वास्तु कंसल्टेंट से परामर्श लेके ही उसके अकॉर्डिंग करें। तो अगर फिर भी मैं आपको बेसिक जैसे बताना चाहूँ कि जो मैंने आपको बताया बगीचे के बारे में या किस दिशा का घर होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आपका पूजा स्थल। पूजा स्थल हमेशा ईशान कोण में रखा जाता है। ईशान कोण घर की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है, जहाँ पे हम अपने देवताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो वहां की ऊर्जा ईशा जो आपके भगवान का आप स्थान कर रहे हैं वो ईशान कोण ही रखे, ताकि आपको वो सही सकारात्मक ऊर्जा मिल सके। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज होती है घर में ब्रह्म स्थान का खाली रखना। ब्रह्म स्थान पे कोई भी भारी सामान, यानी जो सेंटर पॉइंट है आपका घर का, उसको हमेशा ये ध्यान रखिए कि वहां पे कोई भारी चीज ना हो, वो हमेशा खाली होना चाहिए। वो वास्तु पुरुष की नाभि होती है, उसमें कोई भी चीज या कोई भी भारी चीज आपकी घर की एनर्जी को बहुत ज्यादा बैलेंस से हटा सकती है। इसलिए इन दो चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ नियमित रूप से साफ सफाई करना नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। तो वास्तु और ग्रहों का संतुलन जीवन में स्थिरता और सुख लाने में मदद कर सकता है। तो ये जो भावों की स्थिति है, ग्रहों की स्थिति है, साथ ही साथ जो दशा और गोचर है, और उसके साथ अगर हम ये वास्तु पुरुष यानी वास्तु की महत्ता को ध्यान रखेंगे, तो अगर कुछ अस्थिरता आ भी रही है जीवन में या संपत्ति योग होते हुए भी संपत्ति नहीं मिल पा रही है, तो
इन ग्रहों को मजबूत करके या इन भावों की स्थिति को मजबूत करके या वास्तु से रिलेटेड कुछ छोटे एक दो उपाय करके आप उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं और घर प्राप्ति के योगों को और मजबूत बना सकते हैं। तो आइए ऐसे ही छोटे छोटे उपायों की हम चर्चा करते हैं। संपत्ति से जुड़े शुभ योगों को मजबूत करने के लिए, जैसे अगर आपको बृहस्पति देव को मजबूत करना है तो गुरुवार का व्रत रखें, पीले वस्त्र पहने और हल्दी का दान करें। बृहस्पतिवार की पूजा करके आप बृहस्पति देव की ऊर्जा को उच्चका कर रहे हैं, जो संपत्ति के दाता हैं, जो घर की शांति के दाता हैं, उनके प्रभाव से आपका ये योग मजबूत होता है। साथ ही साथ चंद्र और शुक्र की शांति के लिए जल और दूध का भी दान कर सकते हैं। सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं और शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं। यह आपको मानसिक शांति और घर का सुख बढ़ाने में योगदान करेगा। साथ ही साथ अगर डिले हो रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी के प्राइस से रिलेटेड हो रहा है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो रहा है, या एक प्रॉपर्टी आप डिसाइड करके दोबारा उसके डिसीजन के ऊपर सोच रहे हैं, तो शनिवार के दिन तिल के तेल का दान करें या लोहे का दान भी करना आपके लिए शुभ होगा। इसके साथ साथ आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जला सकते हैं, ताकि ये जो अशुभ प्रभाव है, जो डिले पैदा कर रहे हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने में, उसके अशुभ प्रभाव कम हो पाए। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि घर की जो दिशा, जो मैंने आपको बताया था कि पूजन का जो स्थल है वो ईशान कोण रखे और उस स्थान की नियमित रूप से सफाई करें। कोई भी खंडित चीज पूजा स्थल पर नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई खंडित चीज यानी टूटी हुई चीज आपके किचन में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किचन आपकी मंगल की ऊर्जा का कारक है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के लिए मंगल का शुभ अवस्था में आना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दो चीजों का जरूर ध्यान रखें। इन छोटी छोटी चीजों से जीवन में सकारात्मकता आती है और संपत्ति का सुख प्राप्त होने के योग बढ़ जाते हैं। देखिए, सही ज्ञान से मिलती है जो ये संपत्ति होती है, वो सही ज्ञान से, सही डायरेक्शन से आपको मिल सकती है। अगर अभी योग बने हुए हैं लेकिन कुछ चीजों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इन ग्रहों के, इन भावों के, इन चीजों के संतुलन से आप इसके प्रभाव को सही तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जो योग होते हैं कुंडली के, ये जीवन में स्थिरता, शांति और सुख का आधार बन सकते हैं। बस आपको उनकी एनर्जी को, उनकी ऊर्जा को सही तरीके से विश्लेषित करके उनका उपाय करना होता है या उनमें सकारात्मकता लेकर आनी होती है। व्यक्ति का जीवन किस दिशा में जाएगा, घर मिलेगा या नहीं, या किस समय पे मिलेगा, यह सब हम चौथे भाव के विश्लेषण से या ग्रहों के विश्लेषण से, जो अभी अभी तक हमने सब समझे हैं, वो कर सकते हैं। देखिए, सही उपाय, ग्रहों की स्थिति का ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकता है। संपत्ति केवल पैसे से ही नहीं मिलती, बल्कि मानसिक संतुलन, परिवार का सहयोग और ईश्वर की कृपा से भी मिलती है। इसलिए कुंडली का गहराई से अध्ययन करें, शुभ ग्रहों को मजबूत करें, वास्तु के नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यही सही ज्ञान और प्रयास जीवन में स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। हरि ओम।